हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में बात कर रहे थे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम्स के लिए, एमपी मेंस के लिए भी और हरियाणा जुडिशरी के प्री के लिए भी। हमने पिछले वीडियो में एक जस्ट इंट्रोडक्टरी बात की थी कि भाई हम इसमें क्या क्या है, एक ओवरऑल चीज को हमने समझा था। हम इसको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियोज में बना रहे हैं। आज हम इसके पार्ट 1 के बारे में समझेंगे, यानी सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 की, फ्रॉम सेक्शन 1 से सेक्शन 4। देखिए, हमने बात की थी कि पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है। आप हम यहाँ क्या क्या देखेंगे, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, डेफिनेशंस देखेंगे, सेविंग्स देखेंगे और इन्फोर्स द इंडिविजुअल सिविल राइट्स नॉट द पिनल लॉज, यानी कि पर्पज देखेंगे, इसका एक्चुअल पर्पज क्या है। यही जो है चारों चीज आपका सेक्शन 1 से सेक्शन 4 जो है, धारा 1 से धारा 4, इन्हीं चीजों के बारे में बात करती है। छोटा सा वीडियो है, इन चीजों को हम एक बार बेरक में समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से क्या आता है, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन आपके प्री के संदर्भ में अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से बात की है। चलते हैं अपने बेरक की तरफ। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारा है ना आपका 1963, इसका जो ये पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसका जो इनेक्टमेंट डेट है वो आपका 13 दिसंबर 1963 है। आज हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 1 के बारे में, जो प्रिलिमिनरी सेक्शन कहाँ से कहाँ बात करता है। ये आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक यहाँ बात करता है। चलिए अभी देखिए, सबसे पहले सेक्शन को आप देखें, किसी भी एक्ट में आपको जनरली पहला जो सेक्शन मिलता है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड मिलता है वहाँ पे, और कमेंसमेंट उसका कब से है। देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये तो इसका नाम हो गया। नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया, तो इसको काट दीजिएगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ये हमने इसको कट क्यों किया है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, हम हर एक वेयर एक्ट में उसके बारे में बात करते हैं। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 2019 में आया था। एक्ट नंबर था ये 34। तो जब आप इस एक्ट में जाते हैं ना, तो इसका जो 5th स्केड्यूल है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 5th स्केड्यूल में जो आपकी टेबल नंबर 1 है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 100 के ऊपर दिया गया है कि नाउ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस एक्ट को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पे अब अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली इट इज मेंशन्ड कि इन द सब सेक्शन 2 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। तो अब ये होल ऑफ द इंडिया पे लागू होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ इट शैल कम इनटू द फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो भैया कब आया था, ये हम बात कर चुके थे पहले भी। तो ये कब आया था, ये 1 मार्च 1964, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी। तो 2 डेट हो गई यहाँ पे, एक बात करती है आपकी इनेक्टमेंट की, दूसरी बात करती है इन्फोर्समेंट की। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि क्या ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सीरियल नंबर 100 है उसके हिसाब से, कहाँ पे सीरियल नंबर 100 भाई, जब आप सेक्शन 95 एंड सेक्शन 96 किसका देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 5th स्केड्यूल की टेबल 1 के 100th नंबर पे दिया गया है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अभी होल ऑफ द इंडिया पे एक्सटेंड होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं। डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको डेफिनेशन के लिए क्या याद रखना है, OSTT, बस 4 ही डेफिनेशन है, OSTT। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कभी कभी आप जाते हो तो अगर टीटी आपको सीट नहीं देता है, आपको किसी और को ट्रेन में सीट दे देता है, तो क्या बोलते हो, OS, आप समझ गए होंगे, TT, ऐसे जनरली आदमी के अंदर से निकलती है आवाज। तो O स्टैंड्स फॉर ऑब्लिगेशन,
ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशन देखिए, जो कहते हैं ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि इट्स योर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मीन आपकी कोई भी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज नोन एज ऑब्लिगेशन। नाउ अगेन दिस सेटलमेंट, नेक्स्ट इज द सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। और यह मैं आपको बता दूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना आपका भाई, ये है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है जो पूछा जाता है, अदर देन द विल कोडिसिल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। भाई इन दो चीज़ों को छोड़ के आपसे ना बहुत बार ये चीज़ पूछी जाएंगी कि भाई क्या ये सेटलमेंट होगा, तो अदर देन विल और कोडिसिल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। वेयर बाई द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ अ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेटलमेंट कहा जाएगा। सेटलमेंट क्या है? कि इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विल और कोडिसिल इंक्लूड नहीं होते हैं। विल और कोडिसिल कहाँ डिफाइन किए गए हैं? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में किए गए हैं। तो जहाँ पे जो डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट है, या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है, या तो वो डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है या उसे डिस्पोज्ड ऑफ करने के लिए एक एग्रीमेंट हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे? सेटलमेंट कहेंगे। जैसे आपने बहुत बार अपनी जनरल लैंग्वेज में सुना होगा ना कि भाई सेटल कर लेते हैं मैटर को, सेटलमेंट कर लेते हैं, दिस इज सेटलमेंट। नाउ अगेन ट्रस्ट। ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो सेक्शन 3 में दिया गया है उसी की बात करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो सेक्शन 3 है वहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे आपका ट्रस्ट का मतलब कि ट्रस्ट जो है एक ऑब्लिगेशन होती है जो किसके साथ जुड़ी होती है? ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी होती है, और इट इज अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर, तो वो क्या होती है? ट्रस्ट कहलाती है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, उसका सेम मीनिंग यहाँ पे माना जाएगा। और देखिए इसने कह दिया कि इज इंक्लूड एन ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। कौन सा एक्ट? इंडियन ट्रस्ट एक्ट के चैप्टर 9 के तहत। अभी ट्रस्टी कौन होगा भाई? एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, वो ट्रस्टी हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो OSTT में इसकी 4 डेफिनेशन हैं। जो क्वेश्चन बनता है माय डियर फ्रेंड्स वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका कि सेटलमेंट में विल और कोडिसिल को एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना ही रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट E, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन बट नॉट डिफाइंड। भाई सारी डेफिनेशन तो दी नहीं गई हैं लेकिन यूज किए गए हैं, तो भाई वो कहाँ डिफाइन है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है उन्हीं को हम यहाँ मानेंगे, और उनका सेम मीनिंग रहेगा यहाँ पे जो वहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एग्रीमेंट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, प्रपोजल कब होता है, ये सारी चीज़ें ना आपने जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, जितनी चीज़ें प्रोविजंस आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए वो सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ विल कम टू द सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका क्या बात करता है? सेविंग्स की बात करता है कि भाई कहाँ पे ये इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए जो भी है ना, किसी व्यक्ति को ये डिप्राइव नहीं करता है उसके किसी भी राइट के लिए, राइट टू रिलीफ के लिए। भाई राइट टू रिलीफ के लिए ये डिप्राइव नहीं करता है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोई करनी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो वो उसको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कहता है कि टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के को भी ये कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये आपकी सेविंग्स होगी। फोर्थ इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, नॉट फॉर इन्फोर्सिंग द पिनल लॉज। इन द डेफिनेशन इटसेल्फ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली डिफाइंस अबाउट द पर्पज
ये आपको पर्पज बताता है कि आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एसआरए का पर्पज क्या है। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ जब दिया जा सकता है किस पर्पज के लिए, टू इन्फोर्स द इंडिविजुअल सिविल राइट्स को। ये किसी क्रिमिनल या पीनल लॉ को नहीं देता है, इन्फोर्स नहीं करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ। हम उसमें बात करेंगे। ये बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो थे पहले दोनों ही। अब इसके आगे हम आगे वाले वीडियो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वहीं हम केस लॉज के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ तक हमने केस लॉज की बात नहीं की है, क्योंकि इसके आगे जितना जो आएगा उस सब में केस लॉज भी आएंगे। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करके जरूर देखें, जिससे आपको नोट कर लें कि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, आपके जो मेजर बेयर एक्ट हैं, ये लॉज अब जम्मू एंड कश्मीर में किस सीरियल नंबर पे दिए गए हैं आपके 5th शेड्यूल की टेबल 1 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारी मेल पे हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह के भी डाउट हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस लगते कैसे हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन पोल वगैरह हम वहाँ करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2, दैट इज अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, that is the actual part 2 and 3 is the most important area of the specific relief act. So please don't miss those videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।